मम्मी मम्मी, देखो चंदन पुकार रहा है, उससे बुला लो ना, हम मिठाई लेंगे। कहते हुए रतन ने अपनी माँ का आंचल खींचा। हाँ हाँ मम्मी, मैं आज गुलाबी वाली लूंगी। शालिनी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। निर्मला ने बच्चों की जिद के आगे हार मान ली और खिड़की के पास जाकर आवाज दी, अरे चंदन भैया, आना जरा, रतन और शालू बुला रहे हैं तुम्हें। अभी आया भाभी जी, चंदन ने बैग संभालते हुए कहा। बरामदे में उसने अपना बैग खोला और मिठाइयों के डिब्बे निकालने लगा। हाँ रतन भैया, कौन सा लोगे? और तुम मुन्नी, तुम्हें तो यह लड्डू पसंद है ना? चंदन ने दोनों बच्चों के हाथ पर एक एक मिठाई रख दी। निर्मला ने पैसा देते हुए कहा, चंदन तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत ताजी होती है, दुकानों में भी इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन तुम पैसे क्यों कम लगाते हो? चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी जी, कहूँ ना आपको दीदी, हाँ तो मैं पैसों के लिए नहीं आता, मैं तो बच्चों के लिए घूमता हूँ, मुझे उनसे बड़ा लगाव है, घर में पैसों की तंगी नहीं है। चंदन, तुम तो बिल्कुल पागल हो, लोग यहाँ सभी को लूटने में लगे हैं और तुम तो बच्चों को आते ही मिठाइयों पे मिठाइयाँ खिला देते हो, इतना नुकसान क्यों उठाते हो? चंदन बोलता है, दीदी जी मेरा नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। जब रतन और शालू मुझे अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाते हैं तो मुझे आनंद का अनुभव होता है, मुझे होता है कि ये अंदाज ही अलग है। शाम को जब बच्चों के पापा ने चाय के साथ मिठाई देखी तब कहने लगे, लगता है चंदन आया था। क्यों, सच कहा ना निम्मो? हाँ पापा, और आपने कैसे जाना? रतन और शालू ने एक साथ बोला। अरे मिठाई की ताजगी से मैं समझ गया, हाँ सच में चंदन की मिठाइयाँ अच्छी होती हैं, खासकर संदेश तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। निर्मला ने चाय का प्याला रमेश को देते हुए कहा। थोड़े दिनों बाद ही बच्चों के इम्तिहान थे, इसलिए निर्मला बहुत व्यस्त रहने लगी थी। घर के काम के अलावा बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता था। सोमवार का दिन था, बच्चों को इम्तिहान के बाद एक दिन की छुट्टी मिली थी। घर के पास वाले पार्क में सर्कस का शो लगा था। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे। निर्मला के पति उस दिन ऑफिस में ज्यादा काम के कारण देर से आने वाले थे। सर्कस शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। बच्चे तैयार थे, पर निर्मला के सर में बड़ा तेज दर्द था और उससे उठा नहीं जा रहा था। वह बच्चों को निराश नहीं करना चाहती थी, पर तबीयत खराब होने से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में घंटी बजी। खोला तो चंदन को खड़ा पाया। दीदी जी, बहुत दिनों से रतन भैया और मुन्नी को नहीं देखा, इसलिए चला आया। क्या बात है, आपके चेहरे क्यों फीका पड़ा है? आओ चंदन आओ, बैठो, कहते हुए निर्मला ने उसे अपनी सारी परेशानी बताई। सुनकर चंदन बोल पड़ा, तो इसमें परेशान नहीं होना दीदी, आप आराम कर लो, मैं बच्चों को सर्कस दिखाया आता हूँ। चलो बच्चों। अरे चंदन, तुम्हारे फेरी का क्या होगा, कितना नुकसान हो जाएगा? फिर वही बात दीदी, कुछ नहीं होगा, आप दवा लेकर सो जाइए, शो खत्म होते ही मैं इन्हें ले आऊंगा और यहाँ कोने में आप अपना बैग रख देता हूँ। मम्मी हम जाएं? बच्चों की मिन्नत भारी आंखें के आगे निर्मला को झुकना ही पड़ा। ठीक है जाओ, पर चंदन भैया को बिल्कुल तंग मत करना, निर्मला ने बच्चों को रुमाल पकड़ाते हुए कहा। अरे दीदी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? शालू और रतन मेरे भी तो बच्चे समान हैं, वह मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। क्यों बच्चों, जल्दी चलो नहीं तो शो शुरू हो जाएगा। चंदन, बच्चों को मैंने टिकट के पैसे दे दिए हैं। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। बच्चों रुको, मेरा हाथ पकड़ लो। चंदन ने बैग रख दोनों को हाथ पकड़ लिया। रतन और शालू माँ को टाटा करके खुशी खुशी चले गए। बच्चों के जाते ही निर्मला ने दरवाजा बंद किया और फिर सर की गोली लेकर लेट गई। गोली ने असर दिखाई और उसे नींद आ गई। उठी तो 7:15 बज रहे थे। उसने झट अपने लिए चाय बनाकर फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। देखते ही देखते 8 बज गए। बच्चों का कहीं पता न था। अब निर्मला थोड़ा घबराने लगी थी। उसने सोचा 7 बजे शो खत्म हुआ होगा, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। घड़ी ने जब 8:30 बजा दिए तो वापस पसीना पोंछते हुए बाहर आ खड़ी हुई।
मन में आया कि चंदन तो बहुत बेकार निकला, ना जाने बच्चों को कहाँ ले गया। लोगों की बातें दिमाग में घूमने लगी। आजकल सब जगह ठग घूमते रहते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। घबरा कर उसने नलिनी को फोन लगाया। वह उसकी सबसे प्यारी सहेली। अरे निम्मू, तुमने एक फेरी वालों के साथ बच्चों को भेज दिया? दिमाग खराब है क्या? किसी पर इतना भरोसा कैसे? अच्छा सुनो, आधे घंटे और देख लो, नहीं तो भाई साहब के आने का वेट करो, वह पता लगा लेंगे। मुझे भी बताना क्या हुआ। आधे घंटे तक तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं सुभाष को लेकर आ जाऊंगी। अच्छा रखती हूँ, तुम घबराओ मत। रमेश को बताने के बाद से ही निर्मला कांप उठी। उसने सोचा बहुत डांट पड़ेगी। मैं भी कितनी पागल हूँ, क्यों भेजा मैंने बच्चों को चंदन के साथ, पता नहीं कहाँ ले गया होगा। सोच सोच कर जब निर्मला ने घड़ी में 9 बजते देखा तब लगातार खुद को ही वो कोसने लगी और घर में ताला लगाकर बच्चों को ढूंढने निकल पड़ी। अभी घर की गली के नुक्कड़ तक ही पहुंची थी कि शालू के रोने की आवाज सुनाई दी और उसने बच्चों सहित एक घायल से चंदन को आते हुए देखा। बच्चों थोड़ी मिट्टी में सने दिख रहे थे, चंदन तो पूरी तरह चोट खाया था। घर के दहलीज पर पहुंचकर बैठ गया और हांफने लगा। क्या हुआ चंदन, कुछ तो बोलो। निर्मला ने पानी का गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा। अरे मम्मी, चंदन भैया ने हमें बचाते हुए चोट खाई है, रतन ने रोते हुए कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रतन, ठीक से बताओ। बताता हूँ दीदी, चंदन ने मुंह पोंछते हुए कहा। शो खत्म होने ही वाला था कि किसी ने अफवाह फैला दी कि पार्क में बम रखा हुआ है। फिर क्या था, लोग बुरी तरह से यहाँ वहाँ भागने लगे। इसी भगदड़ में मुझे बच्चों को बचाने के चक्कर में चोट लग गई। निर्मला की आंखें भीग पड़ी। उसने फर्स्ट एड बॉक्स की सहायता से चंदन की मरहम पट्टी की। फिर उसने पेन किलर देकर चारपाई डालकर बरामदे में चंदन को लेटा दिया। इस बीच रमेश भी आ गए और उन्होंने सारी बातें सुनी। तब रसोई में आकर निर्मला ने कहा, देखो तो चंदन कितना सच्चा इंसान है, इतना तो हम भी बच्चों के लिए नहीं कर पाते। निर्मला के मन के पश्चात की आंधी उठ रही थी। क्यों उसने चंदन के बारे में गलत सोचा? उसको पश्चाताप हो रहा था। उससे जो इंसानियत थी वो अमीर और बड़े लोगों के बीच में नहीं होती। केवल इंसानियत तो कोई छोटा भी दिखा सकता है। उसने सोचा था कि चंदन कोई खराब इंसान है जो कि उसके बच्चों को लेके कहीं चला गया, परंतु यहाँ बात तो कुछ और थी। वो अपने जान पर खेलकर उसके बच्चों को बचा गया। इसीलिए किसी पर जल्दी आप विश्वास करें, मगर उसके बारे में कोई भी गलत धारणा न बनाए। अगर वो गलत नहीं कर रहा तो उसके बारे में गलत धारणा बनाना आपको बाद में ठेस पहुंचाएगा।